Everyone, this is Rehavam, and you all are welcome once again to online class for social science. And in the last class, we saw that how people were struggling to survive. और पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि लोग जीने के लिए कैसे संघर्ष कर रहे थे. And we looked into the subsistence crisis. जीविका संकट को हमने देखा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं, क्लर्जी और नोबल्टी, ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे. और थर्ड स्टेट के जो कॉमन लोग हैं वो लोग टैक्स पे करते थे. और फिर किसानों के संबंध में हमने देखा उसमें उनको टैक्स देने के द्वारा उनके कुछ भी नहीं बचता था, तो उनके लिए जीना मुश्किल हो गया था. और अगला वाला टॉपिक जो हमारे पास ये है, ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसाजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस. उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की. और इस टॉपिक में विशेष करके हम उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, विशेष करके जो लोग समृद्ध और शिक्षित हैं. और ये मिडिल क्लास के लोग हैं. 18वीं शताब्दी में ये लोग उभर आए और इन्होंने कैसे देश के बारे में कल्पना की जहाँ पर कोई भी जनमानी अधिकार नहीं होगा, जैसे क्लर्जी और नोबिलिटी के हुआ करते थे कि वो लोग टैक्स यानी कि कर पे नहीं करते थे. सो इट वाज एन इमेजिनेशन फॉर the people middle class. They imagined a society in France. So let's read the paragraph and go in detail. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. और पहले भी किसान लोग और कारखानाओं में काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने अकाल और कर बढ़ाने के संबंध में विद्रोह किया था. But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन उनके पास सामाजिक और आर्थिक ऐसा व्यवस्था नहीं था कि जिसके द्वारा ये बहुत बड़ी एक क्रांति बन सके और कोई बदलाहट उनके बुनियादी में आ सके. बुनियादी मतलब वहाँ पर जो विशेष समस्या थी उसमें कोई बदलाहट आ सके. दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़. तो ये विशेष करके उन लोगों की जिम्मेदारी बनी जो लोग थर्ड स्टेट में जो लोग समृद्ध थे और जिनके पास शिक्षाएं थी और जो लोग शिक्षित थे. और इन लोगों के लिए बहुत आसानी से नए नए विचारों को अपने जीवन में लागू करके उसके अनुसार चलना इनके लिए आसान था. तो किसान लोग इस बात पे कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन ये विशेष करके थर्ड स्टेट के उन लोग अपने जिम्मेदारी के तौर पे लिया जिनके पास शिक्षाएं थी और जो लोग समृद्ध थे. द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society. तो 18वीं शताब्दी में विशेष करके हम ऐसे मध्य वर्ग के लोगों को देखते हैं जो लोग अमीर थे. वो अमीर कैसे थे? वो अमीर इसीलिए थे क्योंकि उनके देश के बाहर भी उनकी व्यापार थे, बिजनेस थे. और विशेष करके वो लोग व्यापार करते थे ऊन और रेशम के जो कपड़े हैं और उनके संबंधित वो लोग व्यापार करते थे, आयात और निर्यात करते थे. और इसीलिए ये जो ग्रुप हैं मध्यकालीन जो मध्य वर्ग हैं और ये लोग बहुत अमीर थे. In addition to merchants and manufacturers, the third state included professions such as lawyers or administrative officials. और थर्ड स्टेट में विशेष करके सौदागर तो थे ही और उत्पादनकर्ताओं भी थे. मर्चेंट्स मतलब सौदागर, मैन्युफैक्चरर्स जो उत्पादन करता हैं जिनके फैक्ट्रीज़ वगैरह होते हैं. और इनके अलावा भी और इसमें जो पेशे से लॉयर्स वकील हैं वो लोग भी थर्ड स्टेट में आते हैं. और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जिनका प्रशासनिक कार्य या तो दर्जा होता था. ऑल ऑफ दीज वेर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. और ये तीनों ग्रुप में से हमने देखा इसमें मर्चेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं और प्रोफेशनल्स जैसे लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. और ये लोग सब लोग ये विश्वास करते थे और इनका ये मानना था कि जनमानी अधिकार नहीं होना चाहिए जैसे क्लर्जी को और नोबिलिटी को मिलते थे. लेकिन अगले वाला जो लाइन है उसमें बताया जा रहा है, रेदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट.
तो जन्मानी अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के योग्यता के अनुसार उसका दर्जा होना चाहिए। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all। और ये जो विचार हैं और ये विचार विशेष करके समाज के उन विचारों पर आधारित है जैसे स्वतंत्रता और इक्वल लॉस, सबके लिए बराबर का नियम, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, और सबके लिए बराबर की सुविधाएं, were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau। और ये विचार विशेष करके लेके आते थे वो दार्शनिक, जैसे यहाँ पर हम नाम पढ़ते हैं जॉन लॉक, जीन जैक्वेस रूसो। ये वो दार्शनिक थे और जिनके द्वारा ऐसे विचार आते थे कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबके लिए बराबर नियम, समानता होनी चाहिए, और फिर सबके लिए मौका होना चाहिए हर कार्य के लिए। In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। और टू ट्रिटाइसेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो लिखा हुआ किताब जॉन लॉक का है, और यहाँ पर जॉन लॉक ने जो विचार है कि राजा एक दैविक प्रतिद्वंदी है, एक दैविक प्रतिनिधि है, इस बात को जैसे वहाँ माना जाता था और सब लोग राजा की बात मानते थे। और ऐसे जो नियम या तो विचार था उसको जॉन लॉक ने अपने टू ट्रिटाइसेस ऑफ द गवर्नमेंट में खंडित किया है। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, और इसी विचार को लेकर रूसो आगे बढ़ता है, प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और रूसो का ये कहना है, रूसो का ये कहना था कि सामाजिक अनुबंध जो है वो लोगों के बीच में और उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, और उनके बीच में होना चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। और मॉन्टेस्क्यू जो दूसरा एक दार्शनिक है, और उनके किताब में उन्होंने इस प्रकार बताया है, उनका किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और वहाँ पर उसने ये बताया है कि सरकार 3 भागों में अपने पावर को बांटना चाहिए। एक तो लेजिस्लेटिव, ये वो बॉडी है जो लोग नियम या कानून बनाते हैं। द एग्जीक्यूटिव, ये कार्यपालिकाएं हैं जो लोग इसको कार्य में परिणत करते हैं। एंड जुडिशरी, और ये न्यायपालिका है। तो ये तीनों वर्ग में रहना जरूरी है सरकार की जो है ताकत, यानी कि पावर। और इसको हम जानते हैं ये एक डेमोक्रेटिक पैटर्न है, और इसको हम कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, जैसे 10th क्लास में अगले साल आप पढ़ेंगे। यानी कि इसमें पावर शेयर किए जाते हैं, नियम बनाने वाले एक बॉडी और उसको लागू करने वाले एक बॉडी, और नियम को लागू करते वक्त सरकार और अगर आम नागरिकों के बीच में कोई मतभेद होती है तो उसको सही करने के लिए, सेटल करने के लिए न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी होती है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जैसे हमने पिछले क्लासों में देखा था कि अमेरिका के 13 ऐसे कॉलोनी थे जो ब्रिटेन के अंडर में थे, और लुइस 16 ने इनको छुड़ाने के लिए उन्होंने मदद किया था। जब यूएसए, ये 13 कॉलोनीज यूएसए के आज़ाद हो गए, तब इन्होंने यही विचार को अपना संविधान के तौर पे उन्होंने बनाया। एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। और अमेरिकी की जो संविधान है, और वो हर एक व्यक्ति के लिए जो अधिकार दिया, और वो एक बहुत ही बड़ी प्रोत्साहन थी जो राजनीतिक चिंता करने वाले लोग थे फ्रांस के और उनके लिए, क्योंकि अमेरिका ने इसी मॉडल को फॉलो किया। मॉडल कौन सा था कि सरकार को 3 भागों में बांटा गया था। एक्चुअल तौर पे सरकार को 3 भागों में कहना उतना सही नहीं होगा, सरकार की जो पावर है उसको 3 भागों में बांटा गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये जो विभाजन है, इस विभाजन से फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स काफ़ी प्रभावित हुए। और उसकी अगला पैरा में, द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। और ये जो विचार है, पहले हमने देखा विचार में क्या था, हमने देखा उसमें फ्रीडम था, लिबर्टी था, और इक्वल लॉज थे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये विचार। और फिर ब्रिटेन के संविधान में जो विचार निहित था उसमें से हमने देखा
कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. सो द पावर ऑफ द गवर्नमेंट should be divided in these three categories of horizontal power sharing. और इस बात को वो लोग विशेष करके नाई की दुकान में, कॉफ़ी हाउसेस में लोग इसके बारे में बातचीत करते थे, बहस करते थे, और किताबों के द्वारा और न्यूज़पेपर के द्वारा ये सारे विचार पूरे फ्रांस में फैलने लगा. एंड दीज वर फ्रीक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट. और ये बातें विशेष करके ऊंचे आवाज़ में भी पढ़ा जाता था. ये जो अखबार है और किताबें हैं ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, क्योंकि 18वीं शताब्दी में उतना ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं थे. द लिटरेसी वॉज वेरी लो इन 18th सेंचुरी, सो इट वॉज रेड अलाउड सो दैट ऑल कुड हियर, पीपल दोज हु डू नॉट नो हाउ टू रीड. जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो लोग भी उसको सुने और विचारों को जाने. द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस. और जैसे हमने इसके लास्ट क्लास में देखा था, लुइस 16 ने ये तय किया कि वो टैक्स बढ़ाएंगे, और ये जो विचार है टैक्स बढ़ाने का, और इससे लोग काफ़ी भावुक हो गए, गुस्से में हो गए, और इसके खिलाफ वो लोग विरोध करने लगे जनमानी अधिकार के खिलाफ. वो जनमानी अधिकार के खिलाफ इसीलिए क्योंकि क्लर्जी और नोबिलिटी तो टैक्स पे नहीं करेंगे, तो टैक्स पे करेगा कौन? थर्ड स्टेट के लोग. तो ये जनमानी अधिकार है, इसीलिए वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं. इसीलिए विशेष करके लोगों का गुस्सा भड़का उन लोगों के लिए, विशेष करके जिनका जनमानी अधिकार है, कि वो लोग टैक्स पे नहीं करें. तो इस टॉपिक को हमने यहाँ ख़त्म किया. देखा ये अलग अलग जो दार्शनिक हैं इनके विचार इस तरीके से पूरे फ्रांस में फैल रहे थे. तो आज के लिए इतना ही. ओनली दिस मच फॉर टुडे, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर. एंड टिल देन ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे. थैंक यू.